नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी विध्वंस। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोल्डन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्भर करते हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी में एक कोने में पड़ी रहती। फिर प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उसे बेगार में दाने भुनवाते थे। उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता और इसीलिए कभी कभी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। उनकी धारणा ये थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो ये उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपने हित की चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक दो दिन भूखी रहने से भुनगी भूखी नहीं मर सकती थी, और यदि दैवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोड़ बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। सूरज छिपने से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आ जाता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यवदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत सेंत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांटकर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानती हो। भुनगी ने कहा, यहीं बैठ जाओ, जब भुन जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के अगर दाने छूं तो हाथ काट देना। चपरासी बोला, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाना चाहिए। चपरासी तो ये ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो नहीं थी। उस पर बीच बीच में भुनाई का काम छोड़कर भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और अभी तक आधा काम भी न हुआ था। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और बेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेबड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था और न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। दिन भर अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसीलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हैं। यहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों ये 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और ये धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या मुझे ये सब बातें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुछ से तो विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया। ये तू दाना भून रही है कि इसे चौपट कर रही है।
ये तो बिल्कुल सेबड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा। अरे तूने तो सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिनी विधवा निरालंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर के खाने के लिए दाना भी मयसर न होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह कैसे इसे त्याग दे, ये कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इसी प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वे अन्य किसी व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े बेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात पहले ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाय अथवाग्नि, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से। भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। वह कहे उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर करो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे। क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा। मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान ने कहा, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी। भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या। उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ। उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर गांव से निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं। 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा तो अब कानून भी बगाने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं पड़ी भी रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों से बोले कि जाओ जाकर उसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनाती है। एक ही क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगा। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगीं। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह बेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी बड़े बेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगीं। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोंपड़ियां थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं।
सामने पंडित उदयभान की भी बखार थी। उस पर झपटी। अब वो गांव में हाहाकार मचा। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठीं। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जोनमत लहरों के बीच में झकोरे खा रही हो अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित तो होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था विध्वंस। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही सुंदर मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।